नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे छोटे बड़े भाइयों। तो आज हमारी जो संख्या पद्धति चल रही है यूपी टेट के लिए 6 to 8 के लिए और 1 से 5 तक के लिए सभी के लिए एक जैसी क्लास है। इसमें कोई अलग नहीं है, लेकिन सारे टॉपिक करा के चलेंगे, ठीक है। तो चाहे वो आप 1 से 5वीं तक की तैयारी कर रहे हो प्राइमरी की, या आप अपर प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो दोस्तों, कल मैंने काफ़ी टॉपिक करा दिए थे, उसको आपने क्लास को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको यूपी टेट 2026 एग्जाम 2026 का एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम जो बताने वाले हैं, कल मैंने आपको क्रमागत संख्याएं बताई थी, और क्रमागत संख्या में सम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या, ये सारी चीज़ मैंने कराई थी, ठीक है। तो आज हम कुछ और पॉइंट बताएंगे, उनको समझ लेना, ठीक है। तो आज हम सबसे पहला जो पॉइंट डालेंगे मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज पहली आप हेडिंग डाल सकते हो दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं, या मेरे प्रिय साथियों इनको बोलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, इनको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि दशमलव संख्या क्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्या जो है, अगर किसी संख्या को विभाजित करने पर संख्याओं के बाद में जब विभाजित पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाती है, तो दशमलव के कुछ अंकों तक उसके विभाजित करते हैं, है ना। कुछ संख्या ऐसी होती हैं कि दशमलव के बाद कुछ अंकों तक खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो दशमलव के बाद खत्म नहीं हो पाती है ना। तो जैसे मान लो, अगर मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने 1/2 ले लिया है। अब मैं 1 में 2 का डिवाइड कर रहा हूँ मेरे प्रिय साथियों, तो मैं कहूंगा 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दूंगा। मैं कहूंगा 2 पंजे 10। तो जैसे ही मैंने इसको घटाया तो यहाँ पर 0, यानी ये डिवाइड हो चुका। डिवाइड कितने तक हो गया? 0.5 तक डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने 1/3 लिया मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, तो 1 में मैं 3 का डिवाइड करूंगा। जब मैं 1 में 3 का डिवाइड करूंगा तो मैं 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा लूंगा। मैं कहूंगा 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, लेकिन एक बार पॉइंट लगता है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। फिर कहूंगा 3 त्रिका 9, फिर आप घटाओगे तो फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हो। फिर कहूंगा मैं 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा। अब क्या पता लग रहा है कि यहाँ से तो हमारा 1 खत्म होने वाला नहीं है, और यहाँ से हम ये 0 पॉइंट के बाद में 333 चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 0.3333 डेड से इनफाइनाइट, क्लियर। और इसी को अगर आप इसको हटा दें तो इसको हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों? बार कहेंगे। जो भी अंक रिपीट होता है उसको हटाने के बाद में उस पर बार लगा देते हैं। अगर मान लो 2 अंक रिपीट होते हैं तो उसको हम 2 संख्याओं पर बार लगा सकते हैं। तो दशमलव संख्याएं, अब आपको पता चल पा रहा है कि जो दशमलव संख्या है, एक तो ये हो गया, है ना। एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पॉइंट के बाद में कुछ अंकों तक विभाजित करेंगे, फिर उसके बाद में खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट के बाद में दूसरा जो प्रकार होगा मेरे प्यारे साथियों, कि पॉइंट के बाद में वो संख्या खत्म ही नहीं होगी, वही रिपीट होती रहेगी। तो फिर मैं यहाँ पर दशमलव को 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको समझा दिया है, तो अब दशमलव को मैं 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ आसानी से, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा हो गया। अब इसको समझ लेंगे कि जैसे मान लो कि जिसमें पॉइंट खत्म हो गया उसे क्या कहेंगे, और जिसमें पॉइंट खत्म नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे। तो पहले हम समझ लें, पहला हम कहेंगे आवर्ती दशमलव। पहला पार्ट आप मान लोगे आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब जिसके आवर्त बनते जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1/3 को जब मैंने हल किया तो 0.33333 इसके आवर्त बनते जा रहे हैं, और इसी को मैंने जो 3 रिपीट हो रहा है उस पर मैंने बार लगा दिया, तो इसको बोलेंगे आवर्ती दशमलव। इंग्लिश में इसे रिकरिंग डेसिमल कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं।
दूसरा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसको कहेंगे हम अनावर्ती दशमलव। क्या कहेंगे? अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव यानी नॉन रिकरिंग डेसिमल। अनावर्ती दशमलव वो दोस्त होता है मेरे प्यारे साथियों कि जैसे मान लो मैंने अभी जो 1/2 को डिवाइड किया था 0.5 बार खत्म हो गया, ठीक है। तो ये यानी पॉइंट के बाद में चाहे 2 अंक बाद, 4 अंक बाद, 6 अंक बाद, अगर पॉइंट के बाद में आगे नहीं बढ़े, आवर्त तो उसके ना बने, तो उसे बोलेंगे अनावर्ती। तो अनावर्ती के अंतर्गत आएगा, और जिसमें आवर्त बनेंगे वो आवर्ती के अंतर्गत आएगा। तो प्यारे शिक्षक साथियों, आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक आवर्ती दशमलव, दूसरा अनावर्ती दशमलव। इस टॉपिक को मैं आगे पूरा डिस्क्राइब करा के चलूंगा दशमलव को, जिसमें दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव को कैसे हटा सकते हैं, दशमलव कैसे बना सकते हैं, दशमलव से साधारण संख्या कैसे बनाते हैं, दशमलव से भिन्न कैसे बनाते हैं, पूरा समझा करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगली मेरे प्यारे साथियों हेडिंग डाल सकते हो आप, अगली हेडिंग डाल लीजिए भिन्न। भिन्न संख्या या भिन्न कह सकते हो आप, भिन्न संख्या। इसको मेरे प्यारे साथियों बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स है ये। इसको देखेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, तो यहां पर हम देखेंगे भिन्न क्या होता है। एक बार आपने पढ़ भी लिया है, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसको एक बार समझा देता हूं। भिन्न, तो इसको अगर हम डिफाइन करें मेरे प्यारे साथियों, तो मैं पहली बात तो ये कह सकता हूं कि अंश व हर, अंश व हर के अनुपात को, के अनुपात को भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं या भिन्न के बराबर होता है। तो एक तो परिभाषा यही होती है। क्लियर कि नहीं क्लियर? कह सकते हैं किसी भी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटना। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, किसी भी वस्तु को बराबर भागों में बांटना भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है। अब आपकी समझ में ये आ रहा होगा कि सर ये कैसे, आपने ये कैसे बताया कि बराबर बराबर भागों में? मैंने मेरे प्रिय साथियों, मैंने ये कह दिया 1/3। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कोई एक वस्तु थी, इसके मैंने बराबर बराबर 3 हिस्से मेरे प्यारे साथियों कर दिए। तो ये जो ये हिस्सा है इसे कहेंगे हम 1/3। क्लियर? ऐसे मैंने कह दिया 1/4। तो 1/4 का मेरे साथियों, एक के मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, तो इस भाग को मैं कहूंगा 1/4। तो इसी तरह से ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम? अंश कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। तो मैं भिन्न के अगर समझाता हूं, तो जो मैंने पहली परिभाषा बताई थी, अंश और हर का जो अनुपात होता है वही भिन्न कहलाता है। लेकिन हर जो है मेरे प्यारे साथियों कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यही हमारी क्या होती है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, भिन्न होती है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भिन्न के आप एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे 3/4 है, 5/2 है ना, जैसे 7/5 है, जैसे 12/11 है। ये हमारी सारी क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, और मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छी तरह से समझ पाए। भिन्न को मेरे प्यारे साथियों मैंने 2 भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मैंने भिन्न को 2 भागों में मेरे प्यारे शिक्षक साथियों डिवाइड कर दिया है। अब देखेंगे 2 भागों में जो मैंने डिवाइड किया है वो कौन से 2 भागों में डिवाइड किया है। तो नंबर 1 कहेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों उचित भिन्न। उचित भिन्न नंबर 1 उचित भिन्न, और दूसरी है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, एक तो उचित भिन्न हो गई और दूसरी अनुचित भिन्न हो गई। इसको मेरे प्यारे साथियों बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन।
और इसको मेरे प्यारे साथियों बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये कैसे हम पता करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो मैं आपको सरल सी भाषा बताता हूं। जैसे मैंने फ्रैक्शन को अभी आपको बताया था कि फ्रैक्शन होता है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है ना। अगर ये जो नोमिनेटर है अगर वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ऐसे अगर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो अंश है, नोमिनेटर का मतलब अंश, अंश हर से क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, छोटा होगा। अंश हर से छोटा होगा तो वो भिन्न हमारी कौन सी भिन्न कहलाएंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न कहलाएंगी। जैसे मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, जैसे मैंने 2/3 लिख दिया, अब यहाँ पर अंश हर से क्या है? छोटा। जैसे मैंने 5/12 लिख दिया, यहाँ पर अंश क्या हर से छोटा। जैसे मैंने 4/13 लिख दिया, है ना। जैसे मैंने 8/15 लिख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि आपको पता लग पा रहा है कि इसमें जो हमें दिख रहा है उसमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर हर को देखें और अंश को देखें तो अंश हर से छोटे नजर आ रहे हैं, है ना। दूसरा, अगर मैं प्यारे साथियों इसको देखता हूं तो बिल्कुल अपोजिट कर सकती हूँ, इसका नोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, है ना। या और अगर इसको देखें तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे साथियों कि अंश हर से क्या होगा? बड़ा होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको अनुचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न, जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो इन्हीं भिन्न को आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं कह सकता हूँ 3/2 अंश हर से, जैसे मैं कह सकता हूँ 12/5, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ 13/4, जैसे मैं कह सकता हूँ 15/8, डेट इज इनफाइनाइट। यानी मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि जो अंश हैं वो हर से क्या होंगे? बड़े होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस भिन्न को हम पूरा टॉपिक करा के चलेंगे आगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको केवल ये जो, क्योंकि टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति का, तो उसमें डिटेल में समझा के चल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग आप डाल सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या, आप डाल सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथी हैं उनको यही नहीं मालूम है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो हम इसको कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, बात समझ में आ गई? हेडिंग डाल सकते हो, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो हेडिंग डाल करके आप पढ़ सकते हैं। अब ये क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो सबसे पहले आपको मैं इसकी परिभाषा समझाता हूं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। वे संख्याएं जो संख्याओं के वर्गों से बनी हैं, वे संख्याएं जो संख्याओं के वर्ग करने पर मिले, संख्याओं के वर्ग करने से प्राप्त हो, ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ग करने से प्राप्त हो। यानी अगर हम संख्याओं के वर्ग करें और हमें संख्या प्राप्त हो जाए तो समझ लो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, 49, है ना। क्लियर है ना। 81, ठीक है, 64, 100, ये सभी संख्या मेरे प्यारे साथियों पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये कैसे बनी है ये तो पता चले कि 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त हो रहा है, 2 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त हो रहा है, 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त हो रहा है, 4 का वर्ग करने पर 16 प्राप्त हो रहा है, 5 का वर्ग करने पर 25 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों ये जितनी भी जो मैं संख्या लिखता जा रहा हूं वो सारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि छोटी सी चीज है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को।
अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको समझ लेते हैं जो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। जैसे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो मैं लिख सकता हूं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 है। पहला पॉइंट आपने ये समझ लिया कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम, या इसी में जोड़ देता हूं कि ये विषम पूर्ण वर्ग संख्या भी है, विषम पूर्ण वर्ग संख्या भी है, ये कौन सी विषम पूर्ण वर्ग संख्या भी है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी समपूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी समपूर्ण वर्ग संख्या, सम पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। सबसे छोटी समपूर्ण वर्ग संख्या कौन सी मेरे प्यारे साथी, तो वो 4 है। आप आसानी से आप याद कर सकते हो। अब और अगर आपसे देखा जाए, आपसे ये भी कह सकता है कि दूसरी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग, दूसरी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे भी कह सकता है दूसरी सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग संख्या, तो 9 होती है, ठीक है। चलिए आगे अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर पहुंचेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो अब मेरे प्यारे साथियों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, अगर आपसे पूछता है कि एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो मेरे प्यारे साथियों 1 या 0, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। वैसे तो 1 ही होती है। दो अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो मेरे प्यारे साथियों आप कह सकते हो 16। अगर आपसे ये कहता है मेरे प्यारे साथियों 3 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, 100 है। अगर आपसे ये कहता है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप कह सकते हो 1024। अगला देखेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 5 अंक की, अगर आपसे पूछता है 5 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कहोगे मेरे प्यारे साथियों 10,000। अब आपसे कहता है 6 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो मेरे प्यारे साथियों हो जाएगी आपकी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,04,89। ठीक है, तो इनमें से कोई पूछ लेता है 6 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, वैसे और भी है लेकिन मैंने बताई नहीं है क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। तो यहाँ तो आपसे पूछ लिया छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। अब आपसे मान लो बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ ली, तो उसको देखते हैं। जैसे मान लो अब आपसे पूछता है कि एक अंक की सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कह सकते हो एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मेरे प्यारे साथियों 9 हो। दूसरा पॉइंट अगर आपसे कहें कि दो अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मेरे प्यारे साथियों कहता है, तो आप कह सकते हैं 9 का वर्ग 81। अगर मेरे प्यारे साथियों 3 अंक की आपसे कहता है कि 3 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो मेरे प्यारे साथियों कह सकते हैं 31 का वर्ग 961। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे 4 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करता है, तो मेरे
प्यारे साथियों कह सकते हो 9801 यानी 99 का वर्ग। अगला देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 5 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो मेरे प्यारे साथियों कह सकते हो आप 99,856। याद कर लेना इसको, ठीक है। और अगर आपसे 6 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, तो आप कह सकते हैं 99,998,001। ये 6 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले आप मेरे प्रिय साथियों हेडिंग डाल सकते हो। बहुत सारी चीज सिखाऊंगा जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, आप अपनी क्लास में जूनियर में अपने छात्रों को पढ़ा सकते हो सीखने के बाद में। पूर्ण घन संख्या, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे प्यारे साथियों मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपके फायदे के लिए है। परफेक्ट क्यूब नंबर बोलेंगे इसे, ना, परफेक्ट क्यूब नंबर। एक तो एग्जाम में आ गया तो कर सकते हो, या फिर आप बच्चों को निपुण करने के लिए आप चाहो तो उनको पढ़ा सकते हो। अब परफेक्ट क्यू नंबर क्या है, तो इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं मेरे प्यारे साथी। वे संख्याएं जो संख्याओं के घनों से बनी हैं, वे संख्याएं जो संख्याओं के घन करने से बनी है, संख्याओं के घन करने से प्राप्त हो। जो संख्याओं के घन करने से प्राप्त हो उनको हम कहते हैं पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्या की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, तो आप देखोगे मैं कह सकता हूं जैसे 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, इसी तरह से 343 है। इसी तरह से कैसे बनी है, 1 का क्यूब किया तो 1 का गुणा 3 बार करने पर 1 ही आएगा। आपने 2 का क्यूब किया तो 2 का गुणा 3, जितनी घात 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। जैसे 3 का क्यूब किया आपने तो 3 का 3 बार गुणा करना है, तो 3 3 9 9 30 27, तो वो 27 आपको दिख रही है। जैसे 4 का क्यूब किया तो 4 का 3 बार सॉरी, क्योंकि घात जितनी घात लगी उतनी बार, 4 चौक 16, 16 चौके 64। इसी तरह से मेरे प्यारे साथियों 5 का क्यूब किया तो 5 का गुणा 3 बार करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 125, क्योंकि 55 25 25 5 125। 6 का आपने क्यूब किया तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 216 आ जाएगा। ऐसे 7 का क्यूब किया तो 343 आ जाएगा। क्लियर, तो मेरे प्यारे साथियों ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पूर्ण घन संख्या कौन सी है। अब इसमें ये भी पूछ लेता है कभी कि 1 अंक की सबसे छोटी, 1 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो मैं 6 अंक तक वो बताई थी, इनको भी मैं बता देता हूँ, तो आप याद कर लेना, है ना, एक बार नजर में आ जाएगा तो कर सकते हो। चलिए अब इनके जो मुख्य पॉइंट है उनको समझते हैं मेरे प्यारे साथी। जैसे पहला पॉइंट है 1 अंक की सबसे छोटी, 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या तो 1 ही होगी मेरे प्यारे साथियों। अब आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे साथियों 2 अंक की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या मेरे प्यारे साथियों 27 होती है। अब आपसे पूछा जाए, याद कर लेना कुछ संख्या ऐसी है, 3 अंक की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, तो 125 होगी। आपसे पूछा जाए 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, तो आप कह सकते हो 1000। अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 अंक की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों आप कह सकते हैं 10,648। इसी तरह से 6 अंक की
6 अंक की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों? तो आप कह सकते हो 1,03,823, 1,03,823। तो ये आपको मैंने पूर्ण घन संख्या बता दी है, 1 से लेकर 6 तक। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इससे आगे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बड़ी से बड़ी बता देता हूँ मेरे प्यारे साथी। जैसे आपसे पूछा गया कि एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी, मैं थोड़ा स्लो पढ़ गया हूँ पढ़ाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से शिक्षक साथी ऐसे कमजोर हैं, इसलिए पूर्ण घन संख्या उनको भी आसानी से समझ पर, ज़्यादा फास्ट पढ़ाने से उनको समझ में नहीं आएगा। तो एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या मेरे प्यारे साथियों 8 होती है, और दो अंक की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या मेरे प्यारे साथियों 64 होती है। और मेरे प्यारे साथियों 3 अंक की अगर मैं आपसे पूछूं, 3 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? तो 729। ठीक है, 9 का घन। और 4 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 6261 बोलते हैं, यानी 9261। 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या तो मेरे प्यारे साथियों आपकी होती है 97,336। और लास्ट मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इससे ज़्यादा आज तक नहीं पूछी गई हैं, तो 6 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या है 9,70,299। जिस तरह से मुझे याद है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, उसी तरह से आपको भी याद होनी चाहिए। क्लियर? तो ये आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। मैंने आपको इसलिए ये सारी चीजें करा रहा हूँ जिससे आपको कभी कोई गणित में दिक्कत नहीं आए। क्लियर? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप मेरे प्यारे साथियों हेडिंग डाल सकते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हेडिंग डाल लीजिए। अभी हमने पूर्ण घन संख्या पढ़ी थी, अब हम केवल संख्या की बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है एक अंक की सबसे छोटी संख्या। अब मैं कोई पूर्ण घन की बात नहीं कर रहा हूं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। अब आपको कैसे पता होगा? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 मानते हैं। क्लियर? कितनी मानेंगे? 1 मानेंगे। और बहुत से लोगों ने इसको 0 भी माना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर? तो 1 भी मानते हैं, 0 भी मानते हैं। पेपर के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। दो अंक की सबसे छोटी संख्या। अब आपको 1 पे 0 लगाते जाइए। 1 अंक की हो गई, 2 अंक की 10 हो गई। 3 अंक के लिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मेरे प्यारे साथियों तो कितनी हो जाएगी? 100। ये आप छोटी छोटी क्लास में पढ़ाते हैं। 4 अंक की सबसे छोटे संख्या मेरे प्यारे शिक्षक साथियों तो हम कह सकते हैं 1000। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कह सकते हैं, छोटी संख्या बनाने के लिए 1 पे 0 लगाते जाइए और गिन लीजिए 5 होगा कि नहीं होगा। और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, अब आप आगे बना सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 पे 5 0 लगा दी। क्लियर हुआ? छोटी संख्या के लिए 1 पे 0 लगाते जाइए और संख्या बनती चली जाएगी। क्लियर हुआ? तो सबसे छोटी संख्या अगर आपको पता करना है, वो कहता है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर क्या मान आएगा। ऐसे सवाल आया था, मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर दोस्तों हेडिंग डाल सकते हो आप, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या डालने मेरे प्यारे साथी
अब सबसे बड़ी संख्या, ये कभी कभी छोटी क्लास में एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे टीचरों को जानकारी नहीं होती है, तो मैं ये आपको अवगत करा दे रहा हूँ। एक अंक की, और जिनको जानकारी है तो उनके लिए मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, और जो शिक्षक जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जानते हो। 2 अंक की, ये 1 अंक की थी, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2999 लगाना मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही आपसे 3 अंक की बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको 999 लगाना है। ऐसी मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे 4 अंक की पूछी जाए, 4 अंक की पूछी जाए तो प्यारे साथियों 9 9 के 4 बार लिख देना है। ऐसी मेरे प्यारे साथियों अगर आपको 5 अंक की लिखना है, 5 अंक की संख्या लिखनी है तो मेरे प्यारे साथियों 9 9 के 5 बार अंक लिख दोगे। ऐसे 6 अंक की मेरे प्यारे साथियों पूछे जाए, जितने अंकों की पूछी जाए उतने ही आपको 9 9 के लिखने हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे साथियों जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी से बड़ी पूछी जाए, ये 10 अंक की बड़ी संख्या, तो 9 9 के 10 बार बना दो। तो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको पूर्ण वर्ग संख्या भी बता दी है, मैंने आपको पूर्ण घन संख्या भी बता दी है, छोटी से छोटी संख्या भी बता दी है, और बड़ी से बड़ी संख्या बता दी है। अब आपको जो अगला जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं इसको देखिए। अब आपको संख्याओं की काउंटिंग करनी है, संख्याएं गिनना, या कह सकते हैं संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। अब ये कह रही सर ये क्या चीज है संख्याओं की संख्या? अरे बिल्कुल भाई, संख्याओं की संख्या। आप समझिए, अभी मैं आपको बताऊं, पहला पॉइंट समझिए। एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कितनी है आपसे पूछ लिया जाए तो एक अंक की संख्या 9 होती है। एक अंक की संख्या 1 से लेके 9 तक 9 होती है मेरे प्यारे साथियों, 1 से लेके 9 तक। अगर आपसे मेरे प्यारे साथियों ये पूछ लेता है 2 अंक की संख्या कितनी है, अब आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, नहीं पड़ जाओगे? तो 2 अंक की संख्या होती है मेरे प्यारे साथियों 90, 10 से लेकर के 99 तक। क्लियर है नहीं महत्वपूर्ण पॉइंट? 3 अंक की संख्या कितनी है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों 900 होती है, 100 से लेके 999 तक, यानी 9 पे 0 लगाते जाना है मेरे प्यारे साथियों। 4 अंक की संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछे 4 अंक की संख्या कितनी है भाई, तो 9000 होंगी। कितनी होंगी? 9000। 1000 से लेकर के 9999 के बीच में अगर आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों कि 5 अंक की संख्या कितनी है, मेरे प्यारे साथियों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराने की कोशिश करेंगे। आप देख भी रहे हो कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपको ऐसी ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जो आपने शायद नहीं पढ़ी हो। ठीक है, अब आपसे पूछा है 6 अंक की, तो भैया यहाँ पर 9 लाख हो जाएगी, है ना, यानी 1 लाख से 9,99,999। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से हम बता सकते हैं। तो आपसे संख्याओं की पूछा जाए कि एक अंक की कितनी संख्याएं, ठीक है, तो 9 होती हैं 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, संख्याओं की बात कर रहा हूं। अगर कोई अंक पूछता है कि अंक कितने हैं, अंक पूछे तो मेरे प्यारे साथियों 10 होते हैं। वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंक 10 होते हैं। अंक 10 होते हैं पर संख्या 9 होती है, क्योंकि 1 से 9 तक ही संख्याओं की गिनती की जाती है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें समझा रहा हूँ जो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ ऐसी सिखा रहा हूँ जो छोटी छोटी चीज़ हैं, उनको सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और हमें ये सारी चीज़ आनी चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ नहीं आएंगी तब तक हमारा पढ़ना ना पढ़ना सब बेकार है। एक संख्या होती है पूर्ववर्ती,
पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, जो भी संख्या होगी उसमें से आप एक घटा दें, है ना। क्या करना है आपको? पूर्ववर्ती जो भी संख्या एक होगी, जैसे मैं कहता हूं 9 की पूर्ववर्ती क्या है? 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या 9 में से एक घटा दिया 8, या कह सकते हो जो पहले आने वाली संख्या, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 89 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 89 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो वैसे तो बच्चों को सिखा देते हैं तो बताते सर 88, लेकिन फिर भी अगर भूल जाते तो एक घटा दिया अगर तो 88, है ना। तो ये तरीका है कि अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछनी है तो पहले की संख्या होती है, उसे हम पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। दूसरी संख्या देखें मेरे प्यारे साथियों, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, ठीक है, अनुवर्ती संख्या, या तो अनुवर्ती कह सकते हैं, उत्तरवर्ती संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। अनुवर्ती संख्या कैसे पता करोगे? अनुवर्ती संख्या पता करने के लिए संख्या में एक जोड़ना है मेरे प्यारे साथियों। संख्या में क्या करना है? एक जोड़ना है। अगर आपने संख्या में एक जोड़ दिया तो अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं कहता हूं 81 की अनुवर्ती संख्या, तो 81 की अनुवर्ती संख्या 81 में एक जोड़ दो तो कितनी आ जाएगी? 82, या अगली संख्या भी कह सकते हैं, है ना। अगर मैं ये कहूं 89 की अनुवर्ती संख्या, तो 89 में एक जोड़ दिया तो 90, या 89 के आगे आने वाली कौन सी है? 90, तो ये अनुवर्ती संख्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे प्यारे साथियों हेडिंग डाल लो आप लोग। देखिए मैं एक एक चीज सिखा रहा हूं, आपकी जो कमजोरी है ना उसको दूर कर रहा हूं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा आरोही क्रम, क्या पढ़ा होगा? जैसे आपने पढ़ा होगा आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर होता है। आरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम होता है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। मैं बिल्कुल कॉपी पेन से करा रहा हूं, मैं कोई नकल नहीं मारता हूं, क्योंकि जो मेरे दिमाग में जितनी मेरी मेहनत है वो मैं आपको सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, तो आपको देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे मान लो x है, x+1 है, x+2 है, x+3 है, डेट कितनी भी संख्या रखो संख्या बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल से अगर हम समझे, जैसे कोई संख्या है मैंने उल्टी सीधी लिखी, जैसे 9 लिख दी, मैंने यहाँ पर 3 लिख दी, यहाँ मैंने 5 लिख दी, यहाँ पर 18 लिख दी, यहाँ पर 10 लिख दी, यहाँ पर 19 लिख दी। अब मैं इसको क्रम से मुझे आरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लगाना है मेरे प्यारे साथी। तो सबसे पहले छोटी लिखूंगा, फिर उससे बड़ी मैं 5 लिख दूंगा, फिर उससे बड़ी मैं प्यारे साथियों लिख दूंगा 8, फिर उससे बड़ी मैं लिख दूंगा 9, है ना। उससे बड़ी मैं लिख दूंगा 10, उससे बड़ी मैं 10 से बड़ी यहाँ पर 18 है, और 18 से बड़ी 19 है। तो मैंने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। या तो ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे ही लिख सकते हो, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10, 18, 19, है ना। जो हम गिनती लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, 1 2 3 4 5 6, ये सब आरोही क्रम में ही लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम को ही हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों? आरोही क्रम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप हेडिंग डाल सकते हो। हेडिंग डाल लीजिए अवरोही क्रम। जो बिल्कुल गणित नहीं जानते हैं, जो सामाजिक के टीचर हैं, वो भी सीख ले, बढ़िया रहोगे, आपको बहुत फायदा होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जीवन में हमें सीखते रहना चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम कहते हैं। घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं।
मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको तो सब आता है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अगर रिपीट नहीं करूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा। तो जीवन में पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, कोई इसमें बुराई नहीं है। जैसे 8 है, 17 है, 5 है, 2 है, 1 है, 26 है, 28 है, 12 है। इसको मुझे किस में लगाना है? अवरोही क्रम में लगा, अवरोही क्रम में लगा। तो सबसे पहले मैं बड़ी संख्या को ढूंढूंगा, तो मैं कहूंगा 28। 28 से छोटी संख्या कौन सी होगी? 26। 26 से छोटी संख्या कौन सी होगी? 17। 17 से छोटी संख्या कौन सी होगी? 12। 12 से छोटी संख्या कौन सी होगी? 8। 8 से छोटी संख्या कौन सी होगी? 5। 5 से छोटी कौन सी होगी? 2। 2 से छोटी 1। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 28 कोमा 26 कोमा 17, इस संख्या के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, है ना। 12 8 5, जो संख्या दी जाए उसको आपको घटते क्रम में लगा देना है। उसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों अवरोही क्रम। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ और सिखा देता हूँ, आप सीखते जाइए, मैं सिखाता जाऊँगा। पर लाइक की कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। लाइक कमेंट तो अपने जितने शिक्षक साथी उनको शेयर जरूर कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे, उनको भी समझा दी, वो सीख लेंगे। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये भी समझ लीजिए। स्थानीय मान क्या होता है? तो स्थानीय मान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जो संख्या जिस स्थान पर होती है, जो संख्या जिस स्थान पर होती है, जिस स्थान पर होती है, जो संख्या जिस स्थान पर होती है, उसे उस संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान कहते हैं। अब कैसे? तो पहले मैं आपको जैसे बता देता हूं। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, ये कोई संख्या ले ली मेरे प्यारे शिक्षक साथी, तो इसको समझे। जैसे ये संख्या मेरी इकाई वाले स्थान पर है, ये संख्या मेरी दहाई वाले स्थान पर है, ये मेरी सैकड़ा या 100 वाले स्थान पर है, ये 1000 वाले स्थान पर है, ये 10,000 वाले स्थान पर है, और ये लाख वाले स्थान पर है। तो उस संख्या का हमें स्थान प्रकट करना है। जैसे ये इकाई के स्थान पर तो 3 हो जाएगा, और ये दहाई के स्थान पर है तो दहाई का मतलब 10 यानी 40 होगा। ये 100 के स्थान पर है तो 100 के पे 6 तो 600 हो जाएगा ना। ऐसे ये 1000 वाले स्थान पर तो 1000 वाले स्थान पर तो 1000 जगह पे 1 होता तो 1000 होता, लेकिन यहाँ पर 5 है तो 5000 होगा। ऐसे ये 10,000 वाले स्थान पर तो ये 10,000 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ये लाख वाले स्थान पर तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर 8 है तो 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? जैसे एक और समझा दे रहा हूं, एक और समझ लीजिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। कोई संख्या आपने ये ले ली, इसका स्थान का मान बताना है। 3 का स्थानीय मान 3 हो गया, 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 50। 6 का स्थानीय मान 600 क्योंकि 100 वाले स्थान पर है। 7 का स्थानीय मान 7,000 क्योंकि 1000वें स्थान पर है। 8 का स्थानीय मान 80,000 क्योंकि वो 10,000 के स्थान पर है। और 9 का स्थानीय मान 9 लाख यानी वो लाख के स्थान पर है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे स्थानीय मान। अब आप ये सोच रहे होंगे सर दशमलव के स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलो मैं वो भी बता देता हूँ। आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे साथी। तो आप हेडिंग डाल लो दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान। दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान। दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान। टेंशन वाली बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आप जो पूछोगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको मन से आप लाइक जरूर करना। ठीक है? दशमलव संख्या जैसे हमारे पास
ये दे दिया मेरे प्यारे साथियों। तो इसका स्थानीय मान कितना ज्ञात करोगे, ये 0.02 हो गया, क्योंकि इधर से पॉइंट गिनेंगे मेरे प्यारे साथियों, इधर से पॉइंट गिनेंगे। ये कौन से स्थान पर है, ये 0.5 के स्थान पर है। ये कौन से स्थान पर है, ये 4 के स्थान पर है। ये कौन से स्थान पर है, ये 80 के स्थान पर है। ये कौन से स्थान पर, तो ये 300 के स्थान पर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, और बताऊं? इनके स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। पॉइंट लगाओ, पॉइंट क्या, तो 1 2 जीरो लगाइए और 7 लिख दो। अब मुझे 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो लगाना है, तो ये 8 हो गया। अब मुझे इसका लगाना है, तो मैं कहूँगा 0.4, और मुझे इसका स्थानीय मान बताना है तो मैं 8 कहूँगा। मैं इसका स्थानीय मान बताऊँगा तो 50 बताऊँगा, इसका स्थानीय बताऊँगा तो 300 बताऊँगा, और इसका स्थानीय मान बताऊँगा 1000। बताइए कोई दिक्कत? तो दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान निकालने के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे शिक्षक साथी, आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मैं बैठा हूं, आपको जो भी टॉपिक सीखना है गणित में, जो भी टॉपिक सीखना है XYZ, मैं आपसे कह रहा हूं, एक क्लास से लेकर के BSc MSc तक जो भी सीखना है वो मैं सिखाऊंगा। जिस टॉपिक पर आपको क्लास लेनी है मुझे बता दीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं, क्योंकि काफ़ी मेहनत करी है मैंने, और इस मेहनत को मैं बेकार नहीं जाने देता। आप जो सीखोगे मैं बताऊंगा मेरे प्यारे शिक्षक साथी। जो भी टॉपिक चाहिए आपको जीवन में कभी जो टॉपिक नहीं सीखा, जो सिद्ध करवाना है वो सिद्ध कर दूंगा। अब लिखेंगे, हमने स्थानीय मान पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जाति मान। जाति मान जिसे फेस वैल्यू बोलते हैं मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। उसको बोलते थे प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जाति मान क्या होता है मेरे प्यारे साथी? जाति मान बहुत ही ज्यादा सरल होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जैसे कोई संख्या मैंने ये ले ली, अगर मैं पूछ रहा हूं 4 का जाति मान तो 4 होगा, 6 का जाति मान तो 6 होगा, 9 का जाति मान तो 9 होगा, 7 का जाति मान तो 7 होगा, 8 का जाति मान तो 8 होगा। बहुत ही ज्यादा सरल है मेरे प्यारे साथियों। 8 का जाति मान 8, 7 का जाति मान 7, 6 का जाति मान 6, 5 का जाति मान 5, 3 का जाति मान 3, 1 का जाति मान 1। तो ये बहुत ज्यादा सरल है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, जो संख्याओं के बारे में जो बताना था वो मैंने बता दिया। कल हम आगे कुछ पॉइंट पढ़ा के चलेंगे, ठीक है, जिसमें संख्याओं पर आधारित सवाल कराएंगे, उनको आप देखना। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को देखने से पहले लाइक जरूर कर लिया करें, कमेंट भी कर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर देख लीजिए। उस पर सब्सक्राइब करने के बाद में जो काले से व्हाइट हो गया होगा, है ना, और उस पर घंटी होगी, उस पर भी दबा लें, जिससे जो भी क्लास मिलेगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अपने अपने जितने भी साथी हैं, प्यारे साथियों, उसमें जरूर भेजते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।